लेकिन सर आंसर नहीं मिला सर। अच्छा, ओके, तो पहले मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग उस पे चलेंगे। बाकी इक्विलिब्रियम के और क्वेश्चंस, बाकी डायलेक्ट्रिक वाला जो है अभी सिंपल सा, हमें डायलेक्ट्रिक थोड़ा सा देखना है, हालांकि डायलेक्ट्रिक अलग से ही हमें पढ़ना है, चैप्टर मतलब टॉपिक ही है। अभी सपोज किसी मीडियम में, डायलेक्ट्रिक तो नहीं, सपोज किसी मीडियम में अगर मैंने रख दिया, अभी तक तो हम फ्री स्पेस की बात कर रहे थे, किसी मीडियम में सपोज चार्जेस को रख दिया तो फोर्स कैसे चेंज होगा, कैसे बिहेव करेगा, वो भी हमें देखना है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। हालांकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी देखना है हमें, फोर्स वगैरह थोड़ा सा। उसके बाद वो चीजें हम फील्ड में देखेंगे, जो हमें डिटेल में चीजों को देखना है वो फील्ड में देखेंगे, राइट। तो चलो पहले मैं एसएचएम वाला डिस्कस कर देता हूँ। एसएचएम वाला भी वैसा ही है जैसे हमने लास्ट में देखा था। सपोज हमारे पास यहाँ पे है इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो अब हम क्या करना है, हमें, मैंने दोनों चार्जेस को यहाँ पे प्लेस कर दिया, 2 चार्जेस, और फिक्स चार्जेस हैं प्लस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। अब ध्यान से देखिएगा, मान लो कि मैं इसके मिड पॉइंट पे रखता था एक प्लस क्यू चार्ज, तो डेफिनेटली ये प्लस क्यू चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम पे किधर आएगा। अगर मुझसे एसएचएम पूछा है तो मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम ढूंढना पड़ेगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाई डायरेक्शन में है या एक्स डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम है बताइए बच्चों। एक्स डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यस, एक्स डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो मैंने क्या किया, इसको स्टेबल इधर एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, और क्वेश्चन में भी कह रहा था कि एक्स डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस कर देते हैं एंड देन रिलीज। अब हमारे पास जो है चार्ज यहाँ पे आ गया प्लस क्यू एंड मास एम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे नेट फोर्स अगर आप देखेंगे तो ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, और डेफिनेटली होगा। ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो दिस डिस्टेंस बिकम्स यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वन चार्ज, चार्ज 1, चार्ज 2 और चार्ज 3 है ना, चार्ज 3 तो अब हमारा यहाँ आ गया। चार्ज 3 के बीच में अब जो डिस्टेंस था ये तो d था, दिस वाज d एंड दिस वाज आल्सो d, बट ये डिस्टेंस हो जाएगा d प्लस एक्स, और ये डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस एक्स। दिस डिस्टेंस इज d माइनस एक्स, राइट, दिस इज d माइनस एक्स। नाउ अगर मैं फोर्स देखूं सर इस वाले चार्ज पे, फोर्सेस अगर देखा जाए तो F2 दोनों रिपल्सिव होगा, तो ये दूर जाना चाहेगा, इससे दूर जाना चाहेगा तो किधर फोर्स लगेगा, इधर F2 इधर लगेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और अगर आप F1 की बात करो तो F1 किधर लगेगा, इन दिस डायरेक्शन, F1 लगेगा इन दिस डायरेक्शन। दिस इज F1 एंड दिस इज F2, दिस इज F2, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा फोर्स बड़ा होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली जिस चार्ज के नजदीक है, क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर के क्यू क्यू होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फोर्स बड़ा होगा। तो यहाँ पे F2 बड़ा होगा या F1 बड़ा होगा, विच वन इज ग्रेटर हियर, कौन सा ग्रेटर है? ऑब्वियसली यहाँ पे F2 ग्रेटर देन F1 होगा। F2 कि अगर आप यहाँ पे F2 की वैल्यू लिखोगे, F1 की वैल्यू पहले लिखो, तो ये के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। और अगर F2 आप लिखोगे तो F2 है के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैंने उल्टा लिख दिया क्या, मैंने उल्टा लिख दिया, ये है F1 और ये है F2, ये है F1, ठीक है ना, प्लस वाला इधर वाला, और ये है F2। ऑब्वियसली F2 इज ग्रेटर देन F1। तो अगर F नेट आप लिखना चाहोगे यार, F नेट अगर लिखना चाहोगे तो अब मुझे SHM के लिए क्या कंडीशन चाहिए, SHM के लिए आपको पता है कि सर SHM के लिए हमारे पास कंडीशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लाना पड़ेगा, और A इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लाना पड़ेगा। तो मुझे F नेट इज इक्वल टू MA करना पड़ेगा। तो F नेट अगर देखो यहाँ पे, F नेट दैट इज इक्वल टू F2 माइनस F1, और ऑब्वियसली F2 अगर ग्रेटर देन F1 है तो नेट फोर्स किधर है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो यहां से आप लिख लो दैट इज के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई
डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास खत्म हो गया, एफ नेट लिख दिया। अब तो एसएचएम का कंडीशन फाइंड करना पड़ेगा। तो के क्यू क्यू को कॉमन ले लेता हूं मैं, और यहां से जो चीजें रह जाएगी एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम लेकर आप क्या करो, इसे डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और आपने मैथ्स में एक फॉर्मूला देखा होगा यहाँ पे, ये 4dx हो जाएगा, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 4ab हो जाता है ना। तो यहाँ पे अगर एफ नेट आप देखो तो एफ नेट बिकम्स हियर, एफ नेट बिकम्स के क्यू क्यू इंटू 4dx, इनफैक्ट 4 इंटू डी इंटू एक्स, ये डिफरेंशिएशन नहीं है बल्कि डिस्टेंस और इसका ये है। यहाँ पे देखो, ये अगर स्क्वायर को आप दोनों का कॉमन स्क्वायर को ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर, डी माइनस एक्स डी प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ कुछ हद तक मिल रहा है एक्स का रिलेशन एफ के साथ। बट एक टर्म और आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर के क्यू क्यू इंटू 4d डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर की पावर, है ना, स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि सर बिकॉज हियर हमारा क्या है, यहाँ पे x इज लेस देन डी, तो मैंने नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, और वेक्टर फॉर्म में आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे तो x, और इसमें मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पे माइनस के, इनफैक्ट माइनस 4k क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यूब इंटू एक्स। अब देखो समझ में आई। तो सर एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखोगे अगर, तो एक्सेलरेशन ma होता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन अगर लिखोगे आप तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा -4k। सर ये कैसे होता है सर? कौन सा वाला सर f माइनस 4k क्यू सर, -4। f वेक्टर इक्वल -4k क्यू। अच्छा ये कैसे होता है ये वाला, अच्छा ये कैसे आया, अच्छा आपको याद होगा एसएचएम में। एक हाँ बात सर। बता, हाँ एक चीज आप सुनिए, मैंने क्या किया ना, देखो डिस्प्लेसमेंट किधर है। अच्छा एक चीज मुझे एक एग्जांपल बताइए, अगर मैंने आपसे कहा कि सपोज एक फोर्स इधर है या कोई क्वांटिटी इधर है, मान लो x इधर है, ठीक है ना, x इज x नॉट आई कैप, है ना, और मैंने कहा कि फोर्स इधर है हमारा, फोर्स इन दिस डायरेक्शन, एंड फोर्स इज इक्वल टू एफ नॉट। अब इसका डायरेक्शन लिखो, तो डायरेक्शन क्या लिखोगे आप, माइनस आई कैप लिखोगे ना, माइनस आई कैप लिखोगे। इसका मतलब फोर्स और एक्स का रिलेशन जो, सर हाँ समझ गए, गॉट इट और नॉट, गॉट इट ना। तो वही मैंने लिखा था वेक्टर फॉर्म में, यहाँ तक तो मैग्नीट्यूड था हमारा, देखो यहाँ पे मैंने वेक्टर साइन नहीं लिया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड था, लेकिन जब आप वेक्टर फॉर्म में लोगे, तो दोनों का डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। तो एक एक्स के डायरेक्शन में अगर एक्स है तो फोर्स उसके नेगेटिव डायरेक्शन में है डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि मैंने इसको डिस्प्लेस किया था एक्स डायरेक्शन में, लेकिन नेट फोर्स किधर मिल रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन। और किसी को कंफ्यूजन है? हाँ सर ये पर आपने आई कैप नहीं लिखा सर, आई कैप नहीं लिखा। हाँ आई कैप नहीं लिखा उसमें, देखो यहाँ पे लिखा ना मैंने, यहाँ पे एक्स कैप, तो मैंने आई कैप नहीं लिखा, जैसे कि आप अगर ए कैप लिखोगे मान लो, क्योंकि यहाँ तो मैंने एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एक्स कैप यहाँ पे लिख दिया। एक्स तो अब मान लो कि कोई वेक्टर ए के डायरेक्शन में तो ए कैप लिख दिया, एक्स के डायरेक्शन में तो एक्स कैप लिख दिया, गॉट इट, ठीक है। सर ये मैंने यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली मुझे किसका रिलेशन फाइंड करना था, मुझे एफ और एक्स का रिलेशन फाइंड करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक्स का ही एक्स कैप लिख दिया, ठीक है ना, ओके।
तो ये है हमारा बेसिकली। तो यहाँ से अब बाकी आप फाइंड सर कर लो। क्यूब यहाँ पे ये, कहाँ से है? हाँ कहिए। हाँ हाँ, सर क्यूब कहाँ से है? डी क्यूब कहाँ से? अच्छा डी क्यूब कहाँ से है? हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे एक डी ऊपर है न्यूमरेटर में, और यहाँ डी स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो डी की पावर 4 आ जाएगा। तो एक यहाँ से डी और एक यहाँ से डी कैंसिल आउट होगा। नहीं समझे? यहाँ पे देखो, एक स्टेप यहाँ देखो हमारे पास। हाँ सर समझे समझे। समझ गए? हाँ सर देखा। बंद करने के लिए। ये किसी का माइक ऑन रह गया है, वो आवाज बहुत आ रही है। माइक बंद करो। हाँ एक मिनट रुको। हाँ ये बहुत नॉइज आ रहा था। हाँ ओके चलिए, ओके नाउ सी। तो ये हमारा, इसके बाद आप स्टेप कर सकते हैं ना, इसके बाद वाला स्टेप ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अभी ओमेगा स्क्वायर अगर वहां से कंटिन्यूएशन अगर लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर हो गया 4k क्यू 4k क्यू डिवाइडेड बाई एम डी क्यूब। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट ओवर एम डी क्यूब डिवाइडेड बाई 4k क्यूब इंटू। दिस इज द आंसर। खत्म हो गई कहानी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा है एसएचएम का। हाँ ये है हमारा बेसिकली एसएचएम का, राइट। अच्छा नेक्स्ट अगर आप एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज, अच्छा एक क्वेश्चन और करिए, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। सपोज हमारे पास क्या है ना कि कुछ चार्जेस है ना। अच्छा आपने सर्कुलर मोशन तो पढ़ रखी है ना? सर्कुलर मोशन पढ़ रखी है बच्चों? ठीक है, वेरी गुड। हाँ सर। अब देखो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे, सी। और देखो ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ ना, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन में मिलने वाला है। और यही क्वेश्चन मैंने करवाया था इस बार, इसी टाइप का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में आपके सीनियर्स को, और वो जेई में वही क्वेश्चन आए थे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। ठीक है ना? ओके, मैंने शायद क्लास में बताया भी था आप लोगों को। यहाँ देखिए, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है। ठीक है ना? ये है प्लस क्यू चार्ज, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये है प्लस क्यू चार्ज और ये है प्लस क्यू चार्ज। अच्छा इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंट्रॉइड पे देयर इज अ चार्ज, और ये है -2q चार्ज, राइट। अच्छा इसका रेडियस है r, मतलब ये जो है ये r है इस सर्कल का, ये सर्कुलर जो पाथ है ये है, इसका रेडियस r है। अच्छा अब क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल्स है ना ये घूम रहे हैं, है ना, ये ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है ना? इसका कुछ मासेस भी है, इसका चार्ज m है, चार्ज q है, मास m है, चार्ज q है, मास m है, राइट। ये ऐसे भी वेलोसिटी से घूम रहा है। तो कह रहा है कि ये अगर ये घूम रहा है ऐसे, तो इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए सो दैट ये सर्कुलर पाथ पे घूमे। ठीक है ना? सो दैट ये सर्कुलर पाथ पे घूमे। तो इन गिवन डायग्राम, अच्छा मैं ऐसा करता हूं, इसको ना मैं आपको HW दे देता हूं कि इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा सर्कुलर मोशन का भी। आप इसको या नहीं तो आप जैसा चाहोगे, आप अगर अभी चाहोगे तो अभी बता देता हूं, या अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, इन गिवन डायग्राम given diagram 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle. Find velocity v so that
so that all the charge particles will move in a circular path. In a circular path. ठीक है, ये आपको वेलोसिटी फाइंड करना है सो दैट ये सर्कुलर पाथ पे मूव करे। ये रेडियस इसका आर दे रखा है, ठीक है ना। रेडियस किसका दे रखा है? आर, इस सर्कुलर पाथ का। अब बताओ बच्चों, आप यहाँ पे ट्राई करोगे या फिर आप घर पे ट्राई करोगे? आई मीन मैं होमवर्क दे दूं या फिर क्लास में कर दूं? अभी होमवर्क दीजिए। तो होमवर्क दे दूं? होमवर्क दीजिए। चलो इसको आप ट्राई करिए, एकदम ईमानदारी से ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप HW लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको HW लिख लीजिए और इसको ट्राई करिएगा, राइट। ओके, तो इसके बाद मैं इक्विलिब्रियम, these are all about the equilibrium, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हमने स्ट्रिंग वाले देखे, हमने ये वाले देखे, हमने एक ही लाइन पे देखे, और हर प्रोफाइल में नीट और जेई क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आगे भी पूछते रहेंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट इसी में एक टॉपिक है, मतलब इक्विलिब्रियम से नहीं बल्कि फोर्स से रिलेटेड है, जो अभी डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल का हमने लिया था, ठीक है ना। उसमें भी एक और है कि अगर मैं तो मीडियम को सपोज मैंने कुछ ले लिया, सपोज मैंने डाइलेक्ट्रिक कुछ अलग मीडियम ले लिया, सपोज वाटर की बात हम कर ले तो इस तरह से। तो मैं टॉपिक लिखता हूं, इफेक्ट्स ऑफ मीडियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ मीडियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स, राइट। अब देखिए यहां पे देखिए मीडियम क्या मतलब है सर। मान लो कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है। मान लो दो चार्जेस हैं और मैंने यहाँ पे प्लेस किए, दो चार्जेस हैं लाइक दिस। एक चार्ज ये वाला है हमारा और एक चार्ज ये वाला, ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन आर है। तो सर हमें पता है इन फ्री स्पेस, तो पहला है फ्री स्पेस या एयर, फ्री स्पेस और एयर भी कह सकते हो, दोनों में सेम ही कंडीशन है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा? जो फोर्स हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। दिस फोर्स इज हाउ मच? दिस फोर्स कैन बी रिटन एज KQ² डिवाइडेड बाय R², या फिर मैं कह सकता हूं दिस फोर्स इज हाउ मच? दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q², या फिर आप इसको डायरेक्टली यहीं पे लिख दीजिए Q² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है ना, जो हमने अभी तक पढ़ा, ये यही वाला फोर्स पढ़ा ना। अगर इन मीडियम की मैं बात करूं तो सर क्या मीडियम में सेम रहेगा या फिर कुछ अलग हो जाएगा? तो इन मीडियम, तो सेकंड वाला मैं ले लेता हूं, यहाँ पे फ्री स्पेस पे लिया था तो सेकंड वाला इन मीडियम लिखाता हूं, इन मीडियम। इन मीडियम सपोज मैंने कोई मीडियम ले लिया, यहाँ पे एक अलग सा मीडियम ले लिया मैंने, मान लो कि कोई सा भी मीडियम ले लो, मीडियम के अंदर मैंने दो चार्जेस को रख दिया। चलो ये मीडियम है, इसका कुछ डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। अब मैंने इन दोनों चार्जेस को प्लेस कर दिए यहाँ पे, और अभी सेपरेशन हमारा सेम है। अभी मेरा यहाँ पे किसी चीज में कोई मैंने चेंज नहीं किया। ये प्लस क्यू चार्ज ही है हमारे पास, ये भी प्लस क्यू चार्ज ही है, ये आर ही है। अब मान लो कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, एक के टर्म। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये वाला के टर्म में नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये टर्म, ये के और ये के दोनों क्या हो जाएगा? सेम फिर हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो मैं अब इसके टर्म में लिखूंगा फोर्स को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म। ना यहाँ पे अगर आप एफ डैश देखो तो व्हाट अबाउट दिस एफ डैश, क्या ये सेम रह जाएगा या फिर ये कुछ
चेंजेस आएंगे, और अगर चेंज आएंगे तो क्या चेंज आएगा, ठीक है। वेयर के इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले, वेयर के इज के, हियर के, दिस के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसका जो फॉर्मूला होता है या इसका जो रिलेशन होता है दैट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा मैंने एप्सिलॉन, अच्छा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, देखो ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एंड आपको मैंने एक चीज बताई थी इससे पहले कि सर ये एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन क्या चीज है। एप्सिलॉन नॉट मैंने क्या बताया था, याद है किसी को? व्हाट अबाउट एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट वाज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, दिस वाज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, है ना। ये क्या चीज है, ये एप्सिलॉन कहते हैं किसी मीडियम का परमिटिविटी को, है ना। ये है एप्सिलॉन इज दिस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कहते हैं इसको, ईपी से लिखते हैं एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सर एप्सिलॉन आर यही होता है क्या? हाँ इसी को एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, ये के ही एप्सिलॉन आर भी है, दिस के इज आल्सो नोन एज एप्सिलॉन आर, लेकिन उसका थोड़ा सा आपको रिलेटिव, उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। आप अगर यहाँ पे लिखोगे तो एप्सिलॉन आर भी इसी को ही कहते हैं बेसिकली, है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मतलब दोनों चीजें, दोनों का डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली इसको हमें डिटेल में आगे चलकर पढ़ना है हम लोग, आपको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक इंसुलेटर, कैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो कैसे वो एक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, तो वो डाइपोल पढ़ने के बाद ही हम लोग ये सारी चीजें सीख सकते हैं, मतलब उसको डिटेल में जाकर कि कैसे वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, कैसे स्टोरेज को बढ़ाता है या घटाता है, इस टाइप से। तो ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी ऑफ अ मीडियम, ऑफ अ मीडियम, ऑफ अ मीडियम। मतलब सर फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना परमिट हो सकता है या इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से प्रोपोगेट कर सकता है या स्टोर किया जा सकता है, वो तो फ्री स्पेस का था। लेकिन किसी मीडियम में, इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में कुछ अलग होगा, मीडियम में कुछ अलग होगा। यस डेफिनेटली, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में चेंज हो सकता है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप अगर देखो तो क्या कहते हैं, फ्री स्पेस में वो अलग है, ठीक है ना। तो यही वो क्वांटिटी है जो डिसाइड करता है कि किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स का रिलेशन क्या होगा, कितना से इंक्रीज कर सकता है और कितना से डिक्रीज कर सकता है, राइट। अब अगर यहां से आप देखो इस के की वैल्यू, तो एप्सिलॉन, अगर मैं यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू के, राइट। दिस इज एप्सिलॉन नॉट इनटू के। इसको मैं अलग से लिख देता हूं क्योंकि यहाँ की अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है रिलेटिव परमिटिविटी की, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब सर हमारे पास एप्सिलॉन, अगर मैं इसका फोर्स लिखने की कोशिश करूं, सेकंड वाले मीडियम में मैं फोर्स लिखने की कोशिश करूं, तो सेकंड वाला फोर्स हमारा क्या हो जाए। पहला वाला फोर्स तो हमें पता थी सर, पहला वाला फोर्स ये था, मीडियम वाला, यहाँ पे मैं मीडियम वाला लिख रहा हूं। मीडियम वाला अगर मैं एफ डैश लिखता हूं फोर्स, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब ये एप्सिलॉन नोट रहेगा या एप्सिलॉन हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नोट रहेगा या एप्सिलॉन हो जाएगा, बताओ बच्चों। एप्सिलॉन हो जाएगा, बोलना पड़ेगा, एप्सिलॉन रह जाएगा सर, एप्सिलॉन हो जाएगा क्योंकि मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ। देखो ये एप्सिलॉन नोट, देखो आर तो सेम है, 4 पाई और क्यू, ये सारी चीजें तो सेम है, सिर्फ कौन सी चीज है जो चेंज हो सकती है मीडियम के चेंज होने पर, सर ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू, क्योंकि एप्सिलॉन नोट हमने फ्री स्पेस का कंसीडर किया था, अभी हमारा किसी मीडियम की बात हो रही है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की जगह क्या हो जाएगा, उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो मीडियम की परमिटिविटी मैंने लिख दी, लेकिन परमिटिविटी अगर हमें नहीं पता हो तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे क्योंकि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में चीजें गिवन थी, तो क्या मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में नहीं लिख सकता था, क्या मैं यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इनटू के नहीं लिख सकता,
और ये लिख सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, यहाँ देखो कि एप्सिलॉन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट के लिख सकता हूँ। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में चीजें आ गई। तो अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस फोर्स, अब देखो ये जो हमारा जो फोर्स था, जो हमारा फ्री स्पेस में जो था, फ्री स्पेस में हमारे पास फोर्स कितना था, दिस फोर्स वाज q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। तो सर यहां से कितने टाइम्स ये कम हो गया ये फोर्स? क्या मैं कह सकता हूं k टाइम्स ये फोर्स डिक्रीज कर गया, है ना? k टाइम्स ये फोर्स डिक्रीज कर गया या इंक्रीज कर गया, बताओ, बोलना पड़ेगा बच्चों, समझ में तो आ रहा है ना? आप लोग हो क्लास में या नहीं हो? हाँ सर। यस सर, हाँ सर, हो ना? यस मुझे लग रहा है हो। हाँ सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू के, या फिर सुनो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r इफेक्टिव का होल स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एंड r इफेक्टिव हमारा कितना हो गया? क्योंकि देखो बुक्स में ना ये वाली चीज तो मिल जाएगी, लेकिन इसके आगे जो मैं बताऊंगा वो बुक्स में जनरली नहीं मिलती, ठीक है? एक क्वेश्चन के थ्रू से मैं समझाऊंगा। आर इफेक्टिव हमारे पास कितना हो जाएगा? अगर आर इफेक्टिव आप देखोगे तो आर इफेक्टिव इज रूट ओवर के इंटू आर। देखो ये वाला आर इफेक्टिव अगर यहां से लिखोगे, राइट, यहाँ पे अगर लिखोगे तो आर इफेक्टिव को मैं लिख सकता हूँ ना रूट ओवर के, है ना? ये मैं लिख देता हूं ऐसा, ठीक है? तो ये आर स्क्वायर अगर लिख दोगे तो कितना हो जाएगा? के आर स्क्वायर, है ना? ऐसे लिख लो आर इफेक्टिव का स्क्वायर, ऐसे लिखो, एक मिनट, आर इफेक्टिव का स्क्वायर, क्योंकि के का टर्म आर के साथ, आर इफेक्टिव का स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर। तो आर इफेक्टिव अगर आप लिखोगे तो आर इफेक्टिव कितना आएगा? रूट ओवर के इंटू आर, राइट? दिस इज आर इफेक्टिव। एंड आपको जब लिखना है तो आपको क्या लिखना है? आर इफेक्टिव के टर्म में लिखना है, ठीक है ना? या फिर अगर आपको पूछा जाए कि कितने टाइम्स डिक्रीज हो गया यहां से, तो आप ये भी कह सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ या फोर्स कितने टाइम्स डिक्रीज हुआ। तो यहां से भी आप अगर लिखना चाहोगे इस टर्म को तो आपको क्या मिलेगा? लाइक दिस। यहाँ पे एफ डैश कैन बी रिटन एज, और एफ डैश कैन बी रिटन एज दिस इज एफ डिवाइडेड बाई के। हाँ बोलो। हाँ सर। है ना? सर तो ये हो गया के, एफ डिवाइडेड बाई के। एफ क्या था हमारा? फ्री स्पेस का था, ये डिवाइडेड बाई के। या फिर अगर फोर्स आपको फाइंड करना हुआ, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? इसका आर इफेक्टिव निकालोगे। सर आप तो डायरेक्टली इसको लिख सकते थे, फिर आपने आर इफेक्टिव की बात क्यों की? तो आपको मैं आगे क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको ये बात समझ में आएगी कि सर ये आर इफेक्टिव क्यों लिया मैंने और कैसे कैलकुलेट किया। बच्चों यहाँ तक अगर सर आर इफेक्टिव है क्या? आर इफेक्टिव कहने का मतलब यह है कि बेसिकली अगर फ्री स्पेस में ये आर डिस्टेंस है ना, तो इफेक्टिव डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस तो फिजिकल डिस्टेंस तो उतना ही रह जाएगा, लेकिन अगर आप एक कैलकुलेट करने के बाद एक इफेक्टिव डिस्टेंस की अगर आप बात करोगे तो इफेक्टिव डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? ये अच्छा, मैं ऐसा आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल समझिए, मतलब एक जनरल एग्जांपल है। मान लो कि आप एयर में, सपोज एयर में, मतलब ऐसे ही किसी मीडियम में नहीं, सपोज आप रोड पे चल रहे हो। मान लो कि आप रोड पे चल रहे हो और आपको 1 मिनट चलना है, 1 मिनट चलना है। तो 1 मिनट में कितना मीटर चल सकते हो? लगभग कितना मीटर चल सकते हो? है ना? 100 मान लो कि 100 10 to मीटर। 15 मीटर। हाँ मान लो कि हाँ सर 100 100 मीटर। ठीक है, 100 मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल 100 मीटर आप चलते हो, ठीक है ना? अब मैं आपको कहूं कि आप उतने ही टाइम पानी में चलो, पानी में चलो, है ना? क्या उतने ही टाइम में 100 मीटर आप चल पाओगे? नहीं सर। नहीं चल पाओगे ना, है ना? नहीं सर। आप नहीं चल पाओगे ना। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे इफेक्टिव, मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया, मतलब आपका इफेक्टिव डिस्टेंस चेंज हो गया वहां पे उतने ही टाइम के लिए। देखो वेव ऑप्टिक्स जब आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आप ऑप्टिकल पाथ लेंथ पढ़ेंगे, और यही चीजें वहां पे भी आपको बताई जाएगी, ऑप्टिकल पाथ लेंथ इसी टाइप की, कि अगर कोई वेव अगर किसी मीडियम पे चलती है तो उसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ, आपको ये पाथ लेंथ तो सेम दिखेगी लेकिन ऑप्टिकल पाथ लेंथ वहां पे चेंज हो जाएगी। खैर उसकी बात थी।
मैं सिर्फ आपको एक चीज ये समझाना चाह रहा था कि इफेक्टिव जो डिस्टेंस है इस मीडियम में, मान लो कि एयर में है, मान लो कि 100 मीटर था, इफेक्टिव डिस्टेंस किसी दूसरी मीडियम में अगर देखो तो वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना, सेम टाइम के लिए वो चेंज हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना। तो वही मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इफेक्टिव सेपरेशन है ना, इस मीडियम के वजह से जितना सेपरेशन ओरिजिनल था वो सेपरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया ड्यू टू दिस मीडियम, है ना। मतलब आपको जो फिजिकल सेपरेशन है आपको उतना ही दिखेगा, लेकिन उस मीडियम में आप देखोगे तो ये इफेक्टिव सेपरेशन इन दोनों चार्जेस के लिए उतना नहीं है, अब ये इंक्रीज कर चुका है, ठीक है ना। ये चीज है। सर हाँ कहिए सर, ये वाला कुछ थोड़ा फिर से बोल दीजिए। अमीनूर कह रहा है कि मतलब सर मीडियम चेंज होने पर इफेक्टिव डिस्टेंस चेंज हो, हाँ बिल्कुल चेंज हो जाता है। मीडियम चेंज होने पर इफेक्टिव जो सेपरेशन होगा दोनों का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब आपने क्या पूछा, आबिदुल ने पूछा था ना, आबिदुल हाँ बोलो क्या सर, पूछा। सर हमने तो सेपरेशन ऑलरेडी आर कंसीडर कर रखा है ना, तो सर मीडियम में सर ज्यादा कैसे हो जाए? मीडियम में ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से, इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से सर, इफेक्टिवनेस, हाँ कहिए सर जो सर फ्री स्पेस में सर जो के का जो वैल्यू होगा ना सर वो 1 होगा ना। हाँ फ्री स्पेस में के की वैल्यू 1 होगी डेफिनेटली। के की वैल्यू फ्री स्पेस में अगर आप देखो तो वो 1 होगी। यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, फ्री स्पेस इन फ्री स्पेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1। दैट्स वाई यहाँ पे देखो अगर आप k की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो फ्री स्पेस हो गया, तो फोर्सेस दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा फ्री स्पेस में, ठीक है ना। दिस इज। अब इसका मैं नेक्स्ट चलता हूं, तो ये जो कैलकुलेशन मैंने किया ना आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्योंकि एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट के आ गया, तो के को मैंने ये के और आर को एक साथ लिख दिया और उसको इफेक्टिव डिस्टेंस बोल दिया, है ना। तो बुक्स में कभी कभी ये चीज मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती। बुक्स में जनरली ये वाली चीज मिलेगी आपको, ये एफ एस इज इक्वल टू एफ बाई के, ये आर इफेक्टिव वाली चीज नहीं मिलेगी। देखो कहाँ पे ये चीज यूज होता है, आप अभी फिर आप ना अगर ये चीज आपको अगर नहीं आता है तो आप फिर गड़बड़ कर दोगे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में एक सिंपल वाला क्वेश्चन तो आपको पूछा जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा तो आप फंस जाओगे। जैसे देखो मैं 2 एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ और आपको मैं फंसा सकता हूँ एक एग्जांपल। यहाँ पे देखिए, सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, ठीक है ना। ये Q1 Q2 है, मान लो कि Q1 हमारे पास 4 कूलम है और Q2 है -4 कूलम, ठीक है ना, और इसके बीच का सेपरेशन है 1 मीटर। तो मैंने आपसे पूछा कि फाइंड फोर्स, है ना, फाइंड फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। ये तो सिंपल वाला है, एक तो एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल है। इसका बताइए जल्दी से बच्चों, इसका जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, और इसके बाद जो मैं आपको जो थोड़ा सा आपको ट्विस्ट वाला क्वेश्चन लूंगा वो वाला मैं लूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम और सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है, तो 5 मिनट में मैं चाहता हूं कि दोनों क्वेश्चन मैं कर लूं, ठीक है ना। तो इसको 64 नहीं, एक बार कैलकुलेट करके और थोड़ा सा अच्छे से देखिए। -64 सर। हाँ आप सिर्फ ना मैग्नीट्यूड लिखिए, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखिए इसमें, ओनली मैग्नीट्यूड। चलो मैं बताता हूँ, देखिए हाँ आपने शायद कहीं पे थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ी किया होगा। चलो मैं बताता हूँ ये फोर्स कितना हो जाएगा। दिस फोर्स कैन बी रिटन एज Q1 Q2, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस हमारा क्या है Q1 Q2, वहाँ पे दोनों चार्जेस मैंने सेम लिए थे। अच्छा बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे सर आपने दोनों चार्जेस सेम क्यों ले लिए, तो आप यहाँ पे चार्जेस Q1 Q2 भी ले सकते हो, है ना। यहाँ पे Q1 Q2 बेटर रहेगा, ये Q1 Q2 ले लो, है ना। तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा Q2 हो जाएगा, यहाँ पे Q1 हो जाएगा और यहाँ पे Q2 हो जाएगा।
दोनों चार्जेस सेम रखने पर कभी कभी होता है कि सर क्या ऐसा ही इसी कंडीशन में पॉसिबल है? नहीं, तो जरूरी नहीं है। इसको Q2 ले लो, इसको Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर फोर्स आप देखेंगे तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर के आर स्क्वायर, यही है। तो यहाँ पे Q1 Q2 अगर देखो तो 4 कूलम, राइट, ये है 4 कूलम इंटू 4 कूलम, ठीक है ना। 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई, 4 इंटू पाई 22/7 लिख लो। एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है ना, है ना। एंड इंटू के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू है 4, तो रूट ओवर 4 इंटू 1 का स्क्वायर, यही होगा। बोलो मैंने सही लिखा या गलत लिखा? बोलो तो। यस सर, सही लिखा है। सही लिखा ना। हाँ सर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, आपको मिलेगा ये 36 इंटू 10 की पावर 9, आई थिंक इतना न्यूटन आपको मिलता है। एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है ना। लगभग इतना आपको आंसर मिलेगा, राइट। सर बोलो F इसमें- इक्वल टू के, सर F इक्वल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर में जो के है वो हाँ? के और ये के अलग है क्या? ये दोनों के अलग है, बिल्कुल अलग है। वो के अलग है। इस के की वैल्यू जो थी ना, के Q1 Q2 की वैल्यू, ये के की वैल्यू हियर के इज हाउ मच? दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹। ये के अलग है। और ये वाला जो के लिया है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मैंने इसीलिए इसको, इस के को रिप्लेस कर दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। दैट्स व्हाई मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। गॉट इट? सर तो उस के का नाम क्या है सर? किसके का नाम? इसके का नाम के ये क्यू? ये कुछ नहीं, ये एक कांस्टेंट है। दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट। इसका कोई इसका कोई कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक नाम नहीं क्या? नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये जो है ना, ओके ये सर। हाँ, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या फिर आप इसको कूलम्बिक कांस्टेंट भी कह सकते हो, कि जैसे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता था, उसी तरह ये एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। ओके। एंड सर ये हाँ सर कहिए, ये वाला केस सिर्फ स्पेस के लिए क्या? कौन सा वाला तो केस? पहले वाला फॉर्मूला में हाँ, ये वाला ओनली फॉर फ्री स्पेस, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे। दिस केस इज ओनली फॉर फ्री स्पेस। दैट्स व्हाई अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने किए थे वो फ्री स्पेस के केस में किए थे। अब मेरा मीडियम आ गया, दैट्स व्हाई मैं लास्ट में मीडियम बता रहा हूँ, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाते आप, ठीक है ना। अब आपको डिफरेंशिएट कर पाओगे कि जो भी हमने एप्सिलॉन नॉट अगर आया तो वो किसके लिए है? वो फ्री स्पेस के लिए है। और अगर एप्सिलॉन आ गया या के आ गया तो वो मीडियम के लिए है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टाइम अब ज्यादा नहीं है। बोलो, बोल दो। कुछ नहीं कह रहा था, टाइम ज्यादा नहीं। हाँ, ज्यादा नहीं, मैंने वो कर पीडीएफ लिया। ले लीजिए सर। चलो एक मैं, पीडीएफ हाँ पीडीएफ ले लिया मैंने। ले लीजिए। हाँ पीडीएफ ले लिया। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ अब आपको, हो सकता है लिख भी नहीं पाऊँ मैं। ये है हमारा मीडियम। मीडियम की थिकनेस है 1 मीटर। अब देखो, ये भी है 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर, राइट। यहाँ पे एक चार्ज मैंने रखा फिर से 4 कूलम का, और यहाँ पे चार्ज रखा -4 कूलम का, इसके बीच का डिस्टेंस, राइट। आपको फाइंड